नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फातिह टीपू। हमारे ख़ास बुलेटिन सदन दिन भर में आपका स्वागत है। आइए अगले आधे घंटे में देखते हैं दोनों सदनों में आज की कार्यवाही में क्या कुछ रहा ख़ास। लेकिन सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की भारतीय संविधान की 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा पर चर्चा की शुरुआत। कहा, कांग्रेस के शासनकाल में एक परिवार के हित में हुए संविधान संशोधन। विपक्ष का संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सुशासन पर जोर। लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा। सत्ता पक्ष ने कहा, तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। गरीबों और किसानों के लिए बढ़ा बजट। विपक्ष का बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल। राज्यसभा में छह नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली सदस्यता की शपथ। बीजेपी के 3, टीडीपी के 2 और टीएमसी के 1 सांसद शामिल। पटल पर रखे गए विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन। बुलेटिन में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही की। राज्यसभा की आज की कार्यवाही की शुरुआत नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ से हुई। आंध्र प्रदेश से टीडीपी के टिकट पर निर्वाचित होकर उच्च सदन पहुंचे साना सतीश बाबू को राज्यसभा सदस्य की शपथ दिलाई गई। इसके बाद टीडीपी के ही मस्तान राव यादव बीधा को शपथ दिलाई गई। वो भी आंध्र प्रदेश से चुनकर आए हैं। बीजेपी के रयागा कृष्णैया को भी सदन की सदस्यता दिलाई गई। हरियाणा से बीजेपी की रेखा शर्मा भी शपथ लेने वालों में शामिल थीं। ओडिशा से बीजेपी के सुजीत कुमार ने भी राज्यसभा के सदस्य की शपथ ली। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के रीता ब्रता बनर्जी को राज्यसभा सदस्यता की शपथ दिलाई गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री गोपाल व्यास और तमिलनाडु के पूर्व सांसद डॉक्टर के मलाई स्वामी के निधन की सूचना सदन में दी। सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर दोनों दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पत्र रखे गए। इसमें नागर विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गई। रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे गए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा गया। विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की प्रति सभा पटल पर रखी गई। राज्यसभा में आज भारत के संविधान के गौरवशाली 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिन की चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा शुरू करने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह मील का पत्थर हमें न केवल उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि हमारी यात्रा को गहराई से समझने और आगे बढ़ने का रास्ता भी तय करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। Honorable members, today we commence a 2-day commemoration of a defining moment in our nation's history, the 75th anniversary of our Constitution's adoption on November 26, 1949. This milestone invites us not to just celebrate, but to deeply reflect on our journey and chart our path forward. This Constitution has been the bedrock of the world's largest democracy, testament to the profound wisdom of its architects and the resilience of our democratic spirit. Let our deliberations in this House over the next 2 days reflect the gravity of this occasion. May our discussions strengthen the bond between our parliamentary institutions that seek to serve 1.4 billion people, fructifying their expectations and aspirations. As we look ahead to 2047, when India marks centenary of its independence,
Let our debates illuminate the path forward towards our vision of Viksit Bharat. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि संविधान संशोधनों को कुछ कसौटियों से गुजरना होता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन जन कल्याण और लोकतंत्र की मजबूती के लिए होता है। कांग्रेस ने लोगों के साथ कभी भी सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले संविधान को एक परिवार का हित साधने के लिए संशोधित किया जाता रहा, जबकि चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार संरक्षित करने के साथ संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सुशासन पर जोर देना चाहिए। I will start again by paying homage to all the 389 members of the Constituent Assembly. In particular, the 15 women who, in less than 3 years together, took up the arduous challenge and prepared in a very challenging environment the Constitution for India, and which has stood the test of time. Until today, we are extremely proud of the way India's democracy is growing. Post Second World War, nearly 50 countries, in fact over 50 countries, had become independent and they had their constitution written, but many have changed their constitutions, not just amended them, but literally changed the entire feature of their constitution. But our constitution has stood the test of time, of course yielded itself to very many amendments. While looking at those amendments, I like to have a touchstone of 4 different elements. One, has the social intent behind any amendment been genuine? And therefore the outcome has been genuine? That's one test I would like to place any amendment on the testing board. Second, I'd like to see if the economic intent and the economic outcome of any constitutional amendment has actually been bona fide and has the outcome helped the society at large. Third, I'd like to test it on the ground of process adopted for it, for the amendment itself. And fourth, the constitutional spirit behind such an amendment. Now, if an amendment can go through these kind of tests, we'll be able to see why India's constitution, going by the words of Dr. Ambedkar, if you had good people who are called to work on it, give good outcomes. If you have, I'm using Ambedkar's words, bad people who are brought to work on it happen to give such outcomes which are discussed. But during 1951, when the amendment for the first Constitutional Amendment Act was passed, it was an interim government and not elected government of India post 1947. Now, this was enacted therefore within a year of the commencement of the Constitution. It's worth remembering. In fact, on the issues related to the amendment, or which triggered the amendment itself, which is the freedom of speech and expression, the amendment added 3 more heads to Article 19(2), saying public order could be a cause to restrict freedom of speech, friendly relations with foreign states could be a cause to restrict freedom of speech, or incitement to an offense could also be a cause. These were the amendments brought in the first constitutional amendment. Coming up with a constitutional amendment which was to curb the freedom of speech of Indians. And that is within 1 year of adoption of the Constitution. So, let me say, sir, that is because the first Prime Minister of this country deplored press scrutiny of his government, even as he publicly praised freedom of the press. There was no doubt about it.
A ninth schedule was brought into through the first Constitutional Amendment Act. The ninth schedule, sir, is an interesting innovation brought for bypassing judicial review. Why was it brought in? I'm questioning the intent, sir, the constitutional spirit which is not being respected, and the process which is adopted are part of the test I want every amendment to be put to, so that you know whether it is done with the national interest or is it done with some economic public good, or if it is brought in because there is a social large good which is required to be obtained. No, the ninth schedule was brought in only because they wanted to bypass judicial scrutiny. Really sad that the test that I'm putting each one of these amendments, whether they was in line with the constitutional spirit, whether it was the process was followed, whether the large economic good was considered or social good was considered as an objective, none of them meet that. And therefore, people who are walking with a book in their hand, Constitution, sometimes not knowing that inside there are Kora Kagas, nothing printed, they're not even opening it to see whether it is there, but they're walking around with this book, should know that they are the ones who repeatedly have failed the cause of the Constitution of India. What should have been a transitional provision ended up assuming a permanent character for nearly 70 years because the Congress lacked the courage to act. Article 370 was an anomaly, an aberration, a fracture in the constitutional body politic of India. It militated against the very idea of India. A land that holds special significance in Bharat's history, going all the way back to Rishi Kashyap, became almost alien to India after its independence. Its residents, some of whom trace ancestry back to the Vedic ages, did not enjoy the same fundamental rights that the rest of their countrymen enjoyed. They had no rights, no education, and no jobs. Madam, the SC/ST communities there did not enjoy benefits of reservation, and those provisions and laws did not apply to them automatically. The Honorable Prime Minister, whilst addressing the Lok Sabha, explained about how Article 35A, which was part of the legal architecture of Article 370, Article 35A of the Indian Constitution empowered the Jammu and Kashmir State's legislature to define permanent residents of the state and provide special rights and privileges to them which were not available to Indian citizens in general. Madam, it needs to be stressed that Article 35A was not included in the Constitution under Article 368. It was implemented quickly and quietly by a presidential proclamation in 1954 without being tabled in Parliament. मंडल आयोग जब बना और उसकी जो सिफारिश आई तो वो किसने स्वीकार की और मंडल आयोग की सिफारिश कब आकर हमारे सरकार के पटल पर पड़ी थी? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। और उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब हमारी सरकार, हाँ आपकी सरकार, ठीक है भाई, जो भी है इतिहास की बात है। तो उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम पे मंडल आयोग का सिफारिश को स्वीकार करने का काम हुआ और उसी वजह से मैं आपको ही देख रहा हूं मान्यवर, क्योंकि आप थे उस सरकार में, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं, सदन की ओर से, मेरे ओर से बधाई देता हूं कि आपने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का काम किया। और आज इस देश में जो इतनी बड़ी बातें करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उस वक्त इन बाकी जनजातियों को अधिकार देने का काम ये किस वक्त हुआ और किसने किया था, और उसमें इनका कोई योगदान नहीं। शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी के अटल बिहारी जी वाजपेयी ने संविधान संशोधन किया प्रमोशन में आरक्षण शेड्यूल कास्ट का उसको करने के लिए। नरेंद्र माननीय मोदी जी ने संशोधन किया, उन्होंने संशोधन किया कि ये जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के लोग
ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, कायस्थ, जितने भी वंचित वर्ग के लोग थे, इनको आरक्षण नहीं था, इनके हार्ट बर्निंग हो रही थी। इन सारे लोगों को इस आधार पर कि जस्टिस का है, जस्टिस सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस जिस दिन हो गई, जिस दिन लोकसभा विधानसभा में आरक्षण कर दिया, और सामाजिक उस दिन हो गई जिस दिन ओबीसी को आरक्षण कर दिया, और इकोनॉमिक जस्टिस उस दिन हो गई जिस दिन ईडब्ल्यूएस का संशोधन कर उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो ये काम उन्होंने किया। So let us be honest. World over, when we look at democracies, when we look at political parties, ultimately the health of a country's democracy is dependent on the democratic health of its parties. I have not named any party, but I urge parties, those who know who I'm talking about and have a guilty conscience, please introspect, please try to democratize. संविधान का सबसे पहला वाक्य है, कृपया बैठिए। We the people of India, हम भारत के लोग। सभापति महोदय, अगर हम लोग और भारत इन तीन शब्दों का अर्थ समझ लें तो संविधान निर्माताओं का मूल भाव समझा जा सकता है, मगर अफसोस सर्वाधिक भ्रम इसी विषय को लेकर किया जाता है। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला कि ये बात का आशंका थी कि हम सरवाइव करेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी में, मगर हम सरवाइव करने वाली बात नहीं। मैं आज के समय में अपने विपक्षी दलों से कहता हूं, पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में उठा के देखिए, बड़े देशों में सस्टेनेबल, एब्सोल्यूट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। तो पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि देखा जाए तो एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी सिर्फ भारत है। और यह भी समझना चाहिए, आज डेमोक्रेसी के अंडर में सर 34% पॉपुलेशन है विश्व की, जिसमें 17% अकेले हम हैं। वी आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। कोई और नहीं है जिसे दूसरे नेता जाकर समझते होंगे। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम डेमोक्रेसी में सरवाइव किए हैं तो ये कोई अनायास नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, मैं कोट करता हूं, कि गणतांत्रिक व्यवस्था इस देश के लिए कोई नया प्रयोग नहीं है, यह इतिहास के आरंभ काल से भारत की व्यवस्था में थी। मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा, लोकतंत्र की अवधारणा भारत के लिए कोई बाहर की अवधारणा नहीं है, इट्स नॉट एन एलाइन ऑब्जेक्ट। ये कोई अपरिचित चीज नहीं है, प्राचीन काल से भारत की व्यवस्थाओं में निहित थी, और उन्होंने बौद्ध संघों का उल्लेख किया। और मैं अपने सम्मानी मित्रों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की व्यवस्था भारत में कहां से थी? 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में भगवान वासवन्ना के अनुभव मंडपों को देखिए। चोल साम्राज्य में 8वीं और 9वीं शताब्दी में इलेक्टेड गांव के प्रतिनिधि होते थे, 6 कमेटियां होती थी जो इलेक्टेड ढंग से काम चलाती थी। उसके पीछे जाइए तो वैशाली का गणराज्य, जिसका उल्लेख हमारे जदयू के अध्यक्ष जी ने भी किया, और उसके पीछे जाइए तो वैदिक काल में सभा और समितियां बैठकर इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कार्य किया करती थी। तो बाबा साहब अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर उन्होंने इन सारी परंपराओं के चित्र उसमें रखे हैं, इसका अर्थ हुआ कि भारत की डेमोक्रेसी मूल रूप में वहां से आती है। बुलेटिन में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद महत्वपूर्ण कागजात सदन के पटल पर रखे गए। लोकसभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे गए, जिनमें संस्कृति मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन रखे गए। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखा गया। कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का विवरण सभा पटल पर रखा गया। इसके बाद लोकसभा सदस्यों ने शून्यकाल में तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठाए। मैंने अपने जीवन के 50 साल जहां गुजारे हैं, उसके बारे में कुछ हार्ड फैक्ट्स रखना चाहता हूं आप सदन के सामने। यानी फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री,
इस इंडस्ट्री में जो नींव के पत्थर होते हैं वो छोटे और मझोले कर्मचारी होते हैं, टेक्नीशियंस छोटे कलाकार होते हैं। इन कलाकारों का बहुत शोषण होता है, श्रमिकों का बहुत शोषण होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो अधिकतर फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के पक्ष में होते हैं। इन पर भारत सरकार और राज्य सरकार के श्रम कानून लागू होने चाहिए। इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे काम के निर्धारित घंटे, फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल मिसहैप से बचना चाहिए, निर्धारित समय के पश्चात ओवरटाइम होना चाहिए, श्रम कानून के अनुसार अवकाश, महिला कामगारों को प्रसूति अवकाश, चिकित्सा सुविधा। अपने जीवन के संध्या काल में जब इन कर्मियों की आय का कोई साधन नहीं रहता, उस समय सभी सरकारी कानूनों के अंतर्गत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, श्रमिक अस्पताल इत्यादि भी इन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दिल्ली की वर्तमान सरकार से दिल्ली की इस खतरनाक स्थिति पर काबू पाने की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है, जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण धूल का प्रबंधन, आसपास के राज्यों में पराली जलाने से रोकना, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लेकिन आदरणीय महोदया, दिल्ली की सरकार हर समस्या का समाधान सिर्फ मार्केटिंग करके करना चाहती है और उसकी वजह से दिल्ली में आज स्थिति गंभीर है। लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सदन में एक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से औपचारिकीकरण की ओर बढ़ रही है और ये बेहतर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा चक्र की ओर अग्रसर है। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में औपचारिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कवर हो रहा है। इसी कारण उन्हें आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा का बेहतर कवरेज मिल रहा है। जहाँ तक माननीय सदस्य का जो सवाल है क्या प्रयास किया गया है, अगर आप देखें तो उद्यम पोर्टल लेकर के हम आए, जिसमें 5.5 करोड़ MSME रजिस्ट्रेशन हुए और जिन्होंने औपचारिक सेवाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधा प्राप्त हो रही है। वहीं पर हम ई श्रम पोर्टल लेकर के आए, जिसमें करीब पिछले 3 वर्षों में ही 30.46 लाख करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया। अगर आप EFO का डाटा भी देखें तो 2014-15 में जहां 15.84 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 22-23 में अगर देखें तो 29.88 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कराया। तो सरकार का लगातार प्रयास है कि लोगों को औपचारिक सेक्टर में लाया जाए। देश में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने दिया। अध्यक्ष महोदय, कि जैसे आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहता हूं कि शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एंड लॉ एंड ऑर्डर मूलतः स्टेट की विषय है। तो स्वाभाविक है कि यूजीसी हर सेशन के पहले जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है उसका लिस्ट अपने वेबसाइट में जारी करता है और उसके साथ साथ जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनका भी लिस्ट यूजीसी की वेबसाइट में रहती है। और हम टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं। इवन लास्ट 10 अक्टूबर को हमारी सेक्रेटरी साहब ने सारे राज्य सरकारों को लिखा कि आपके स्टेट में, जिन स्टेटों में है जो 21 जो फेक यूनिवर्सिटीज़ है, कि आपके स्टेट में फलाना फेक यूनिवर्सिटीज़ है, आप इसमें व्यवस्था लीजिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मेंबरों को भी एक आवेदन रखना चाहता हूं कि जब भी सेशन की शुरुआत होती है, अपने सारे माननीय मेंबर बहुत रेपुटेड लीडर्स हैं, उनके सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, उनसे स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सारे मेंबरों के आपके माध्यम से कि वो भी अपने सोशल मीडिया में फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट रखे कि जिससे उस स्टेट के स्टूडेंटों को पता चले कि अपने स्टेट में कौन सा फेक यूनिवर्सिटी है और इस जालसाजी में ना आए। लोकसभा में आज वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आज दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है। सरकार ने गरीबों और किसानों के लिए बजट बढ़ाया है, जबकि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच में 87,762 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए सदन की मंजूरी मांगी गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वे वित्तीय घाटा को काबू करने के लिए बजट के
समय जो उन्होंने 5.1% ऑफ फिस्कल डेफिसिट का बात किया था वो अब 4.9% कर दिया गया। इसके यह बताता है कि यह सरकार कितने अच्छे ढंग से वित्तीय प्रबंधन कर रही है। सभापति महोदय, मैं इस सप्लीमेंट्री डिमांड में जो रेयर हेल्थ डिजीजेस के लिए 317 करोड़ रुपए अलग से दिया है, उसके लिए भी रेयर हेल्थ डिजीज सफ़र करने वाले सभी मरीजों की तरफ से इस सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि दुनिया का 1/3 रेयर हेल्थ डिजीजेस हमारे देश में होता है। वैसे ही हेल्थ रिसर्च के लिए जो 89 करोड़ रुपए की राशि सप्लीमेंट्री डिमांड में दी गई है, उसके लिए भी यह बहुत ही अच्छा फैसला है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो 128 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है, वह भी यह बताता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है। महोदय, जब पूरा 2020-21 में यह पूरा विश्व आर्थिक व्यवस्था से लड़खड़ा रहा था, तो उसके बाद हम उठ करके दुनिया में बड़े राष्ट्रों में सबसे तेज इकोनॉमी से बढ़ने वाले हम राष्ट्र हुए हैं, और यही जनता के अटूट विश्वास से खरा उतरने का मोदी मैजिक है। आप ये आंकड़ा बता दें 10 साल के पहले का, और 10 साल के दौरान करीब 81,779 करोड़ जो हैं वो इलाज के लिए खर्च किया गया है मोदी जी के राज में पिछले 10 सालों में। तो हम कह सकते हैं कि विश्व की लार्जेस्ट जो है ये हेल्थ केयर योजना है पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, यूपीए में यूपीए सरकार ने 10 साल पहले ये छुपा के रखा और देश को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि एनपीए सिर्फ 2,50,000 करोड़ ही बताया गया रिकॉर्ड पे, जबकि एक्चुअल जो था वास्तविक वो करीब 8,50,000 करोड़ एनपीए था। जो अब पहले एक फोन बैंकिंग का कल्चर था, अभी प्रोफेशनल बैंकिंग है, और इस एनपीए को आईबीसी ला करके उसको इम्प्लीमेंट करके रिजोल्यूशन करके बैंकों की हालत जो है वो अच्छी बनी है। तो एक रिजीम 10 साल पहले छुपाने वाली थी, कंसीलमेंट करने वाली थी, और पिछले 10 साल में एक ट्रांसपेरेंसी का जमाना आया है। Our government has spent over 3.24 lakh crores only in Kisan Samman Yojana. Madam, for the entire agricultural sector, the money allocated was only 22,000 crores. But in 23-24 alone, our government has allocated 1,53,000 crores. This is our firm commitment towards agriculture and farming community. In 13-14, a loan of 7 lakh crores was extended to the farmers. But whereas in our government under the leadership of Narendra Modi ji, the loan is increased to 19 lakh crores to the farmers, madam. Especially after the COVID pandemic, when the prices of fertilizers increased in the world market, Prime Minister Shri Narendra Modi ji did not pass any burden on to the farmers. Whatever the price was there of urea or DAP in 2018, it still exists even till today, madam. In spite of geopolitical situation, post-COVID situation. And when you come to MSP, madam, MSP also, I'll give you 2-3 examples. The paddy, the support price, what was given during Congress regime, it was only 1,310 rupees per quintal. But today it is about 3,600 rupees per quintal. Similarly, Jowal, pulses, oil seeds, every food commodity, there is a substantial increase, madam. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।